नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के द हिंदू डिस्कशन में। देखिए, आज डेट है 31 मई। तो आज जैसे कि आज संडे है, तो आज हिंदू में एक स्पेशल पेज आता है जिसमें कुछ स्पेशल टॉपिक को कवर करते हैं पूरी तरीके से। तो देखिए आज के स्पेशल पेज में क्या आया है। ये पहला कवर कर रहा है किस तरीके से अभी टेस्टिंग वगैरह की रेट चल रही है और कौन सी कंट्री में क्या परफॉर्मेंस चल रही है। कोविड से रिलेटेड आर्टिकल है ये। दूसरा आर्टिकल कवर कर रहा है लोकस्ट को, तो इसको देखेंगे लोकस्ट के बारे में क्या बात की जा रही है। और देखिए ये वाला एक आर्टिकल है, इसमें अभी जिस तरीके से नेपाल और भारत के बीच में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो इसमें अभी एक मिलिट्री एंगल आया है कि गोरखा को लेके कुछ बातें बताई गई हैं। तो गोरखा रेजिमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई है इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसराइल में अभी वहाँ पे कोएलिशन की सरकार देखने को मिल रही है, जो नेतन्याहू और बेनी गैंट्स हैं उनके बीच में। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है अभी जो एम्फन साइक्लोन आया है वेस्ट बंगाल में, तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके बारे में बात की गई है, तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। पहले ये कोविड के लिए जो स्पेशल आर्टिकल आया है, इसमें क्या बातें बताई गई हैं इसको देखते हैं। देखिए बताया जा रहा है नो ऑप्शन बट टू टेस्ट मोर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करनी होगी। तो अभी देखने को इसमें ये मिल रहा है कि किस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनको कंपेयर किया गया है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, कहाँ पे कितने केस के ऊपर कितनी टेस्टिंग है, कहाँ पे ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं, टेस्टिंग कितनी कम है। तो उसके क्या क्या आप कह सकते हो कि कंपैरिजन कैसे किया गया है, उसको देखते हैं। तो देखिए पहला बताया गया है कि स्टडी राइज की कहाँ पे ज़्यादा राइज देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में केसेस यूएसए में ही चल रहे हैं। और अगर आप इंडिया की बात करो तो देखिए इंडिया में भी केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब तक आप कह सकते हो कि 1,75,000 केसेस क्रॉस हो गए हैं, 2 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कंडीशन चल रही है अभी। और देखिए आगे सेकंड बात कर रहे हैं टेस्टिंग इम्पैक्ट। टेस्टिंग का क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है। तो जैसा कि इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया में टेस्टिंग काफ़ी कम की जा रही है, और यूएस की बात करें तो देखिए यूएसए में टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक पहलू हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग भी भारत में काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। अब आगे देखिए आगे बताया जा रहा है टेस्टिंग मोर की, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, तभी जाकर ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अब यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में केसेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो टेस्टिंग भी ज़्यादा कर पा रहा है। इसलिए जो यूएसए है उसका जो डबलिंग रेट है वो काफ़ी कम है। और भारत है, भारत का डबलिंग रेट काफ़ी, आप कह सकते हो कि काफ़ी जल्दी डबल हो जा रहा है। देखिए जो यूएसए उसका डबलिंग रेट नंबर ऑफ डेज में ज़्यादा है, यानी ज़्यादा दिन लग रहे हैं उसको डबल होने में केसेस में। लेकिन जो भारत है वहाँ पर केसेस डबल होने के लिए कम दिन लग रहे हैं, तो ये ख़राब बात है। अब टेस्ट रेशियो की बात की जा रही है कि अगर 1,000 लोग हैं तो उसके ऊपर कितने लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। तो अगर रेशियो की बात करेंगे तो भारत का काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। तो बट ऑब्वियस है कि पर 1,000 पे अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर कम ही केसेस निकल कर आएंगे जिनकी टेस्टिंग की जा रही है। अब आगे बात की जा रही है कि टेस्ट स्ट्रेटजी की, ठीक है, कि किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट किया जाए पर कंफर्म केस पे, कि अगर एक कंफर्म केस है तो कितने लोगों की उसके सामने टेस्टिंग है, ठीक है। तो वहाँ पर भी इंडिया कुछ खास अच्छा नंबर नहीं शो कर पा रहा है, वहाँ पर भी इंडिया का परफॉर्मेंस कम ही है कि हर एक टेस्टिंग पर भी इंडिया ने हर एक केस पर भी टेस्टिंग कमी है इंडिया की। और अगर स्टेट्स की बात करें तो देखिए स्टेट्स की अगर बात करें तो केरला वगैरह जहाँ पर इतनी अच्छी आप कह सकते हो मेडिकल इंफ्रा है, लेकिन वहाँ पर भी केरला में भी टेस्टिंग काफ़ी कम है। वहाँ पर चलिए नंबर भी केसेस कम देखने को मिल रहे हैं, और वो स्टेट ऐसा है कि वो हैंडल कर लेता है चीज़ों को, लेकिन फिर भी अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो वहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ तमिलनाडु में अच्छी टेस्टिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी अच्छी टेस्टिंग देखने को मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं कि केसेस सबसे ज़्यादा है। और फिर अगर महाराष्ट्र में ही वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे कि पर पॉजिटिव केसेस पे कितनी टेस्टिंग है, तो वो भी कम निकल कर आएगी। अब यहाँ देखिए टेस्ट पर मिलियन की बात की गई है। तो यानी कि 1 मिलियन के ऊपर यानी 10 लाख लोगों के ऊपर कितने टेस्ट हो रहे हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की गई है दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली वहाँ पर अच्छी टेस्टिंग कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं और बात करें एमपी वगैरह की। तो एमपी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है अगर पर मिलियन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो भी वेरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी ऑल ओवर इंडिया में सेम लेवल की परफॉर्मेंस चल रही है। कोई स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कोई स्टेट बुरा परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए टेस्ट पर केसेस जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि पर केसेस कहाँ पर कितने टेस्टिंग की जा रही है। तो अगर पर केसेस की बात करेंगे तो केरला का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर केरला की बात करें ओवरऑल तो कम केसेस कम टेस्टिंग है, लेकिन पर केस के ऊपर उसकी टेस्टिंग अच्छी खासी है। और महाराष्ट्र की बात करें तो ओवरऑल तो ठीक ठाक है, लेकिन पर केस के ऊपर इसकी टेस्टिंग कम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। देखिए ये वाला आगे बात कर रहा है कि टेस्टिंग पर केस वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड भी टेस्टिंग काफ़ी हर एक केसेस के बारे में पे ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है।
तो देखिए ये काफ़ी इतनी इंपॉर्टेंट बात है नहीं। कंट्रीज अफेक्टेड बाय द वायरस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्राफ, लोअर मार्क इन दी ग्रीन, ठीक है, जो ग्रीन में है वो लोअर परफॉर्मेंस है और जो हायर केसेस लोड है वो रेड में मार्क्ड है। एविडेंटली मोस्ट कंट्रीज दैट हैव टेस्टेड मोर ओवर द टाइम हैव रिड्यूस देयर केस लोड। तो जो ज़्यादा टेस्टिंग कर पा रहा है वो अपना चीज़ों को हैंडल कर पा रहा है और वहाँ पे जो कोविड के केसेस कम निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस जब टेस्टिंग करेंगे तभी ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में कितने ज़्यादा केसेस बढ़े हैं और इस हिसाब से आपको पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प मिलेगी, उस हिसाब से आप स्टेप्स ले सकते हैं। अब देखिए जो लॉकडाउन है, जो स्ट्रिंजेंसी का क्या इम्पैक्ट है कि लॉकडाउन के क्या इम्पैक्ट निकल कर आ रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, केसेस इन इंडिया हैव कंटिन्यूड टू राइज, ठीक है। हमने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया है फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर तो इससे एक बात साफ है कि लॉकडाउन का भी इतना मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं है। वो तो एक बात ऑब्वियस बात है कि लॉकडाउन से काफ़ी समय मिल जाता है गवर्नमेंट को कि वो उसके ऊपर वर्क कर सके, लेकिन अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल देखें तो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो लास्ट वर्ड यही बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ानी होगी, तभी जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने केसेस हैं और किस तरीके से ये फैल रहा है, तभी जाके चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए आगे हम बात करें लोकस्ट की, तो इसके ऊपर हम 2-3 दिन से आर्टिकल देख रहे हैं। तो जैसा कि लोकस्ट के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली बता दूं आपको कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और किस तरीके से ये फैलना शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ पर ये इथोपिया है, यहाँ पर ये इरिटेरिया पड़ता है, ये सोमालिया वाला रीजन है, यहाँ जिबूटी वाला रीजन है। तो यहाँ से ये जो लोकस्ट हैं वो उड़ना शुरू करते हैं, फिर यमन ओमान होकर ये जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है यहाँ से होते हुए ये ईरान और पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर भारत में जो राजस्थान पंजाब वाला इलाका है यहाँ से भारत में आ जाते हैं और फिर फैलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आज इसके ऊपर आर्टिकल आया है कि किस तरीके से ये हमारे एग्रीकल्चर को थ्रेट पहुंचा रहे हैं। तो देखिए अभी भारत में कहाँ कहाँ ये ज़्यादा तक खतरा पहुंचा रहे हैं। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में इनका काफ़ी आप कह सकते हो कि अभी खतरा है। तो ये पहले ही, ऐसा नहीं कि ये पहली बार इनका देखने को मिल रहा है, पहले भी काफ़ी ब्रिटिश एरा से, कॉलोनियल टाइम से ही हम देख रहे हैं कि जो लोकस्ट है उनका अटैक भारत में भी देखने को मिलता है और जो अफ्रीकन और मिडल ईस्ट वाले रीजन है वहाँ तो देखने को मिलता ही है। तो उस टाइम से ही इसके ऊपर काम किया जा रहा है। फिर हमने जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी बना के रखी है, जिसका पहले सेंटर हुआ करता था, हमने कराची में स्टार्ट किया था जब कॉलोनियल इंडिया चल रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में डिवाइड आप कह सकते हो पार्टीशन हो गया, तो फिर हमने जोधपुर में उसके लिए एक सेंटर बनाया है जो इसके ऊपर काम करता है कि किस तरीके के स्टेप्स लेने हैं। अब देखिए क्लाइमेट का इसके ऊपर क्या रोल है, क्योंकि अभी हम जानते हैं ये किस तरीके से क्लाइमेट का इसके ऊपर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो इंडियन ओशियन रीजन है यहाँ पर जब अभी मानसून आने वाला है, ठीक है, तो अभी ये रीजन वार्म होगा। इंडियन ओशियन आप कह सकते हो जो डाइपोल है वो यहाँ पर जनरेट होने वाला है, पॉजिटिव डाइपोल, जिसके तहत यहाँ पे आप कह सकते हो गर्म हवाएं चलेंगी, फिर विंड के मूवमेंट बनेंगी। और जब मानसून आएगा, साउथ वेस्ट मानसून, अगर विंड की मूवमेंट इस तरफ हुई तो सब इनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि ये इस तरफ उड़ के जा सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के आप कह सकते हो जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि लोकस्ट का अटैक होगा नहीं होगा या किस लेवल पे होगा। और जब बारिश आ जाएगी तब यहाँ पर इनके लिए काफ़ी सूटेबल कंडीशंस बन जाएगी कि वो यहाँ पर आके ब्रीड कर सकें। और जितना ज़्यादा अंदर तक ग्रीनरी पहुंचेगा और जितनी ज़्यादा संख्या में वो आएंगे तो वो अंदर की तरफ यानी सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी जा सकते हैं। और अभी हमने देखा जिस तरीके से अम्फान साइक्लोन आया वेस्ट बंगाल में, तो उससे काफ़ी सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि इनके लिए बढ़िया कंडीशन बन गई थी। तो वो भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए बोला गया कि इनको कैसे डील किया जाए, ठीक है, इनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो देखिए टैकल करने का एक ही तरीका है कि इनके ऊपर आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करिए। जैसे कि ये दिन में उड़ते हैं और रात में आराम करते हैं, तो रात में जब ये आराम करेंगे तब इनके ऊपर आप कह सकते हो कि पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जा सकता है, तभी इनसे निजात मिल सकती है, वरना इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही झुंड में चलते हैं, जब अकेले रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब झुंड में आ जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। और ये खुद के आप कह सकते हो एक दिन में 35,000 किलो इतना सारा अनाज वगैरह खा जाते हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचा देते हैं ये। और इनको टैकल करना काफ़ी एक मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए अब बोला गया है कि इनएडिक्वेट एक्शन बीन टेकन, की अभी तक एक्शन सही से लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये बात सही है क्योंकि अभी सभी लोग कोविड से लड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर ध्यान कमी था। और पाकिस्तान की भी इसमें बात की गई है कि पाकिस्तान भी बहुत बार इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो तो चाहेगा ही कि ये टिड्डी उड़ के भारत में जाके नुकसान करें, ठीक है। तो ये भी एक बात की गई है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ डील करके रखी है कि ये देखिए फूड सिक्योरिटी का इशू है, तो इसमें जो
हमारे बीच में स्ट्रेटेजिक जो आप कह सकते हो कि मतभेद हैं उसका इसके ऊपर आप कह सकते हो इससे नहीं रिलेट करना चाहिए, इसको एक अलग टॉपिक बना के इससे डील करना चाहिए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो इनको कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि लोकस्ट आखिर देखा जाए तो पाकिस्तान से ही उड़ के आएंगे ना भारत में, डायरेक्ट तो भारत में आएंगे नहीं। तो पाकिस्तान चाहे तो काफ़ी हद तक कम कर सकता है, लेकिन बहुत बार देखा गया है पाकिस्तान अपना रोल अच्छी तरीके से निभाता नहीं है। अब देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है नेपाल और भारत के बारे में। अभी हम देख रहे हैं नेपाल और भारत के बीच में काफ़ी मतभेद चालू है, क्योंकि अभी हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है वो लिपू लेक से आप कह सकते हैं एक पास बनाई है जो मानसरोवर यात्रा के लिए काफ़ी इजी होगी। और फिर काला पानी वाला जो रीजन है उत्तराखंड के यहाँ पर, वो रीजन को लेकर भी नेपाल और भारत के बीच में मतभेद है, क्योंकि नेपाल कह रहा है कि ये उसका रीजन है, भारत कह रहा है कि हमने सिर्फ अपने रीजन के अंदर ही काम किया है। और जो काला पानी वाली काली नदी है, काली नदी, इसको लेकर इशू है, क्योंकि जो काली नदी है इसी के तहत ही बॉर्डर जो है वो डिमार्केट की गई थी कॉलोनियल टाइम पे, जब 1816 में नेपाल और एंग्लो इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया की वॉर हुई थी, तब नेपाल हार गया था, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की गई थी। 1816 में क्या साइन किया गया था? ट्रीटी ऑफ सुगौली। इसके तहत बोला गया था कि जो काली रिवर है इसके ईस्टर्न साइड की जितनी भी टेरिटरी हो नेपाल की होगी, और जो वेस्टर्न साइड में जितनी भी टेरिटरी है वो भारत की होगी। तो अब इशू ये जनरेट हो जा रहा है कि नेपाल कह रहा है कि जो काली रिवर है वो ये नहीं है, बल्कि जहाँ से ओरिजिनेट होती है, जहाँ ओरिजिनेट होती है वो थोड़ी वेस्टर्न साइड में। तो आपको यहाँ से देखना चाहिए कि काली रिवर ये है, और अगर इसको कंसिडर करेंगे तो काफ़ी और एरिया नेपाल के अंडर आएगा। लेकिन भारत कहता है कि काला पानी जो एरिया है उसका नाम इस काली नदी के ऊपर ही पड़ा है, तो यही वो नदी है जिसकी बात की गई है ट्रीटी में। तो अगर इसको कंसिडर करेंगे तो काफ़ी एरिया फिर हमारे अंडर में आ जाएगा। तो इसको लेकर इशू दोनों के बीच में काफ़ी गर्म है अभी। और बात करें वो लिपू लेक वाला जो पास बनाया गया है, उसमें भी हमने नेपाल के साथ बातचीत नहीं की और हमने पास बनाया ताकि जो मानसरोवर की यात्रा है उनमें लोगों को आसानी हो सके, इसलिए नेपाल नाराज़ है। और फिर एक कमेंट हमारे जो आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज नरवणे साहब, उन्होंने भी एक कमेंट कर दिया कि जो नेपाल है वो चाइना के बिहेस्ट पे यानी चाइना के इशारों पे काम कर रहा है, कमेंट कर रहा है। तो इससे जो नेपाल के आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो नाराज़ हो गए, जबकि नेपाल की आर्मी ने कोई भी कमेंट नहीं किया है। लेकिन वहाँ के जो डिफेंस आप कह सकते हो कि जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, वो भी डिफेंस के हिस्से हैं, ठीक है। तो वाइस प्राइम मिनिस्टर ने लेकिन वहाँ की कमेंट कर दिया है कि ये थोड़े से नाराज़ हैं वो भारत के इस कमेंट से, और इससे हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ठीक है। और वो वॉर करने में भी पीछे नहीं हटेंगे अगर कुछ ऊपर नीचे होता है भारत और नेपाल के बीच में। तो इतने ज़्यादा सीरियस कंडीशंस हो गई। और फिर यहाँ पे बात अब आ रही है गोरखा रेजिमेंट की। गोरखा के ऊपर काफ़ी बात आ रही है, क्योंकि भारत और नेपाल की मिलिट्री टाइज अच्छे हैं काफ़ी, और भारत इंडियन आर्मी में काफ़ी नेपाली गोरखा को भी रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में उसी की बात की गई है कि भारत में जो इंडियन आर्मी में कितने सारे गोरखा को रिक्रूट किया जाता है, और आप लोग नेपाल के अगेंस्ट में भी ऐसे बोलोगे तो ये इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बात बताई गई किस तरीके से गोरखा ने अलग अलग टाइम पे इम्पोर्टेंट अपना योगदान दिया है। देखिए बोला गया ईस्ट इंडियन आर्मी जनरल डेविड ऑक्टोरली वॉज फोर्स बिहाइंड द इंडक्शन ऑफ गोरखा इन द मिलिट्री। तो गोरखा को मिलिट्री में लाने के पीछे कौन था? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल थे डेविड ऑस्टोरलोनी, ठीक है। इनके ही ये आप कह सकते हो कि मास्टरमाइंड था, ये दिमाग इनका ही था कि गोरखा को भी शामिल किया जाए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टाइम से, ठीक है। फिर गोरखा ने कौन सी इंपॉर्टेंट वॉर लड़ी है? तो गोरखा सिख वॉर है, एंग्लो सिख वॉर है, ठीक है, और अफगान वॉर है। इन सब इंपॉर्टेंट वॉर में गोरखा का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर देखिए 1971 का जो इंडो पाक हुआ था उसमें भी गोरखा बटालियन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और देखिए टाइज विद द इंडियन आर्मी में जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी कुछ रिक्रूटमेंट होती है गोरखास की भी, नेपालीज़ की भी, आप कह सकते हो इंडियन आर्मी में। तो ये सारी बातें हैं अभी, और बिटरनेस कम से कम हो जानी चाहिए, वरना आप कह सकते हो एक फ्रेंडली कंट्री है नेपाल भारत के लिए, तो हमें इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे श्याम मानेकशॉ जो पहले आप कह सकते हो फील्ड मार्शल थे भारत के इंडियन आर्मी के, तो उन्होंने भी जो खुद एक गोरखा रेजिमेंट से थे, तो उनका क्या कहना था कि अगर कोई कहता है कि वो डरता नहीं तो या तो वो झूठ कह रहा है या तो वो एक गोरखा है। तो इस तरीके से गोरखा रेजिमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और इनको आप कह सकते हो कि एक निडर फौजी माना जाता है इनको। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है
इसराइल की जो बेंजामिन नेतन्याहू है और बेनी गैंट्स है, उनकी कोएलिशन की सरकार बन रही है। तो अभी देखने वाली बात होगी वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, जो भी वहाँ के फ़लस्तीन और इसराइल के इशू हैं और जो भी बाकी इंटरनल इश्यूज हैं, जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर करप्शंस के एलिगेशंस है, तो वो एक अलग चीज़ है। काफ़ी कुछ वहाँ पर अभी अनस्टेबिलिटी चल रही है। तो इन्होंने आपस में डिस्कस किया कि 18-18 महीने के लिए दोनों रूल करेंगे और फिर स्वैप करते रहेंगे, ठीक है। और वेस्ट बैंक के सेटलमेंट की बात, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, ये सपोज करिए ये इसराइल है, मैं मैप में दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये हो गया इसराइल, और इसराइल में अगर ये देखेंगे ये हो गया गाज़ा पट्टी और ये हो गया वेस्ट बैंक, ठीक है। तो ये गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक फ़लस्तीन का रीजन है। तो इसको ही लेकर अभी फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में इशू चालू है। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये दोनों ही मिलकर लीडर चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं कि अभी जो अम्फान साइक्लोन आया है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, तो उससे जितनी तबाही हो गई है, तो वहाँ पर जो एक बॉटनिकल गार्डन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट गार्डन था। अगर बॉटनॉनिक सॉरी बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है, तो इसका काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो उसको इतना डीपली कवर करने की ज़रूरत नहीं। चलिए, और आज का जो स्पेशल पेज आता है, जो साइंस का पेज आता है, उसको डिस्कस करते हैं कि क्या बातें बताई गई हैं। देखिए, संडे का जो साइंस का पेज होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ हफ्ते में एक दिन होता है, तो साइंस के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो इसी पेज में कवर किए जाते हैं। और देखिए, आज कवर किया जा रहा है कि जो एयर ब्रून ट्रांसमिशन ऑफ द एरोसोल है, तो इसके बारे में कवर किया जा रहा है कि जो आप बात करते हैं, जो छींकते हैं, उस समय जितने भी ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो उस बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है कि उससे कितना टाइम लगता है फैलने में, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अब यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, जो इसमें बताया गया है, एक बड़े पार्टिकल होते हैं और एक छोटे पार्टिकल होते हैं। तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो तो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करते हैं, वो जल्दी ही नीचे गिर जाते हैं और काफ़ी टाइम तक नीचे रहते हैं, ठीक है। देखिए, बोला गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो 3 घंटे तक रह सकते हैं। तो एक सोचने वाली बात है कि आपको सरफेस से भी दूर रहने की ज़रूरत है। और ड्रॉपलेट साइज़ की बात, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बड़े पार्टिकल्स निकलते हैं और कुछ छोटे पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं। ये 5 माइक्रॉन्स की साइज़ तक के होते हैं, ठीक है। और जो लार्ज पार्टिकल है वो 500 माइक्रॉन्स की साइज़ तक के होते हैं। तो इस तरीके से इसमें टाइम देखने को मिल रहा है। और जो देखिए बताया गया है कि जो बड़े वाले आर्टिकल हैं वो 1 सेकंड तक ही ट्रैवल करेंगे, उसके बाद नीचे ज़मीन पे गिर जाएंगे। फिर वो ज़मीन से अगर किसी के कांटेक्ट में है तो उससे फैल सकते हैं। लेकिन जो छोटे पार्टिकल हैं वो 5 माइक्रॉन्स के हैं, वो 9 मिनट तक इधर उधर जा सकते हैं, यानी काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी ये वायरस इस पार्टिकल के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। तो इससे काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आज इस आर्टिकल से पता चल रही है। और यहाँ देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बात कीजिए। इसके ऊपर हमने 1-2 बार और बात की थी, जैसे कि इसराइल में भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि एंटीबॉडी बनाई जा सके और कुछ वैक्सीन या दवाई बनाई जा सके इससे डील किया जाने के लिए। अब देखिए, इसमें बी सेल की बात की गई है, तो बी सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको आप हाइब्रिडोमॉस, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमॉस। इस तरीके से जो फ्यूज्ड बी सेल है, इसका इस्तेमाल करके हम जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसको बनाएंगे। देखिए, किसको कहा जाता है, दे मेक ओनली वन स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच इज़ कॉल्ड अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये बी सेल्स का हाइब्रिडोमोनास है, इसका यूज़ करके जो एक एंटीबॉडी बनेगी उसको क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली काम आएगी इस सार्स कोव 2 जो बीमारी है, ठीक है, जो वायरस है, उससे लड़ने के लिए। कोविड-19 जो बीमारी है और ये जो वायरस है, वायरस का नाम क्या है, सार्स कोव 2, इससे लड़ने के लिए ये एंटीबॉडी काम आ सकती है। यहाँ एनिमल मॉडल के ऊपर बात की गई है, तो अभी कुछ रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसमें पाया गया है जो डॉग है और जो इस तरीके के एनिमल्स हैं, इनके ऊपर कम असर पाया गया है। लेकिन जो कैट्स वगैरह जैसे एनिमल हैं, उनमें ये ज़्यादा वायरस फैल रहा है, ठीक है। तो ये एक स्टडी भी सामने निकल कर आई है। तो अब कैट्स को लेकर स्टडी करेंगे किस तरीके से उनमें चीज़ें पाई जा रही हैं, और एक आध कैट्स को इन्फेक्ट करके देखा गया तो फिर क्या बाकी ऑर्गन्स में कितने दिक्कत आ रही हैं। तो फिर वहाँ पर देखा गया कि बाकी ऑर्गन्स में कम दिक्कत आती है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग्स है, वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि जो डॉग वाले लाइन वाले एनिमल्स हैं उनमें कम इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और जो एनिमल्स कैट लाइन के हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि एनिमल्स को ऊपर इस्तेमाल करके किस तरीके से स्टडी निकल कर आती हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी दवाई लेकर आते हैं साइंटिस्ट।
अब देखिए सुपर स्प्रेडर की यहाँ बात की गई है, तो ये वाला भी टर्म काफ़ी बार चर्चे में रहा है। सुपर स्प्रेडर क्या होता है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को फैला दे, ठीक है, तो वो सुपर स्प्रेडर होता है। सुपर स्प्रेडर इवेंट की यहाँ बात की गई, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हमने देखे हैं साउथ कोरिया में, सिंगापुर में, ठीक है, इटली में। क्योंकि क्या होता है कि सपोज करिए ऐसे चर्च के एक आध एग्जाम्पल हमने देखे थे कि वो चर्च में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, फिर एक व्यक्ति ने बहुत सारे व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर दिया, तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट होते हैं। तो फ्यू इन्फेक्टेड पीपल अकाउंट फॉर लार्ज वायरस स्प्रेडर, तो वही बताया गया है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फैला दिया है, कि जो 80% इन्फेक्शन हुए हैं वो किससे हुए हैं, 20% ऑफ द पीपल से हुए हैं, ठीक है, 20% लोग ने ही 80% इन्फेक्शन फैला दिया है। तो इस तरीके की यहाँ बात की गई है। और हांगकांग, सिंगापुर, इटली, ये सब एरिया के बारे में बात की गई है, और सुपर स्प्रेडर इवेंट इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। और ये देखिए, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पीएचडी स्टूडेंट जो जिनको डिले हो रहा है अभी अपने एकेडमिक्स में लेकर, ठीक है, उसके बारे में बात की गई। तो ओवरऑल इतना ही था आज के इस साइंस और एफएक्यू वाले पेज में। हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बातें आई हैं, उसको फटाफट से देखते हैं कि क्या बातें बताई जा रही हैं। अब देखिए, अभी देखा जा रहा है कि जो 31 मई को लॉकडाउन 4.0 ख़त्म होने वाला है, तो अभी अनलॉक 1.0, ठीक है, अनलॉक 1.0 की बात की गई, किस तरीके से अभी चीज़ों को अनलॉक किया जाएगा। तो अभी क्या क्या चालू करने की बात की गई, फ्रॉम 1 जून से नो मोर रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन, ऐसे जोन्स नहीं रहेंगे, ओनली कंटेनमेंट जोन रहेंगे, ठीक है। नो मोर परमिट सिस्टम, और परमिट सिस्टम भी खत्म हो जाएगा कि अगर आपको एक स्टेट या दूसरे स्टेट जाना है तो नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी मूवमेंट विद इन द स्टेट या आउटसाइड, ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शंस भी कम हो जाएंगी। और 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट, रिलीजियस प्लेस ओपन हो जाएंगे एक्सेप्ट द कंटेनमेंट जोन। जो कंटेनमेंट जोन था वहाँ पर काफ़ी अभी भी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। और जुलाई में बात की जा रही है जो स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। और देखिए नॉट अलाउड क्या है, बार, जिम्नेशियम, एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा, ये सब अलाउड नहीं है। एडवाइजरी इन प्लेस, नाइट कर्फ्यू फॉर ऑल नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ फ्रॉम 9 PM टू 5 AM, नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा कि रात के 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। फेस मास्क कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है, वर्क फ्रॉम होम प्रिफरेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी नई गाइडलाइंस दी गई है अनलॉक 1.0 के लिए। और यहाँ देखिए अभी केरला में किस तरीके से मानसून के कंडीशन देखे गए हैं। तो जो स्काईमेट प्राइवेट कंपनी है वो कह रही है कि मानसून आने ही वाला है, डेट्स आ चुकी है, लेकिन आईएमडी है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो भारत का गवर्नमेंट आप कह सकते हो फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी कह रहा है कि अभी टाइम नहीं आया, अभी और डिले होगा। अभी एलएसी की जो इशू चल रहा है चाइना और भारत के बीच में, तो उसमें राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि ये भारत और चाइना मिलकर सॉल्व कर लेंगे। और नेपाल की भी बात की कि नेपाल भी भारत का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो वो भी हम मिलकर बात कर लेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो यूएसए है वो मीडिएटर बनने की बात कर रहा था कि वो इंटरवीन करेगा और चीज़ों को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हम बायलैटरली चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक न्यूज़ आई, और देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ देखिए नागालैंड में डीलिमिटेशन कमीशन बिठाने की बात की गई थी, तो उसको भी डिफ़र किया गया। डीलिमिटेशन क्या होता है कि हम पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स अलॉट करते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट में ये कितनी लोकसभा की या राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ठीक है। तो उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ के गवर्नर जो हैं RN रवि साहब, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर बात की है और अभी इसको पोस्टपोन किया है। और पंजाब ने एक्सटेंड किया लॉकडाउन को 30 जून तक, ठीक है। तो पंजाब एक एक्सेप्शनल स्टेट है, क्योंकि ये आपने हर बार देखा होगा कि ये काफ़ी सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार इन्होंने जितना सरकार रहता है उससे ज़्यादा ही इनका लॉकडाउन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉकडाउन 5.0 देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए जो PM केयर अभी फंड बनाया गया था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस फॉर रिलीव इन दी एसेंशियल सिचुएशन, ठीक है। ये जो अभी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये फंड बनाया गया था, ठीक है। तो इसको अभी RTI के बाहर रख दिया गया है, ऐसा PMO ऑफिस ने कमेंट किया है। देखिए जो स्काईमेट है उसने बोला है कि मानसून आ गया, लेकिन IMD ने कहा है अभी वेट करना होगा। और वंदे भारत के तहत जो अभी 1 साल पूरे हो गए हैं जो गवर्नमेंट है उसके सेकंड टेन्योर के, तो उसकी लिस्ट में अभी उन्होंने 1 साल में वंदे भारत को भी इंक्लूड किया कि हमने ये काम किए हैं, ठीक है। जो वंदे भारत अभी चालू किया गया है, जिसके तहत हम विदेशों में फंसे यात्रियों को, आप कह सकते हो कि भारतीय जो फंसे हुए हैं विदेशों में, उनके लाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन की सस्पेंशन, ट्रायल के ऊपर सस्पेंशन कर दिया है। आपने देखा कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन का जो आप कह सकते हो सॉलिडेटरी ट्रायल था, उसमें जो वेरियस ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसमें से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन को सस्पेंड कर दिया गया, बोला गया इसका कोई रोल नहीं है। तो CSIR
ने इसका आप कह सकते हो खंडन किया है, काफ़ी बोला ये गलत स्टेप है, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसके ऊपर ट्रायल बंद नहीं करना चाहिए था। देखिए अब यहाँ पे बोला गया है कि जो सजेस्ट किया गया है, ICMR टेल्स द स्टेट, क्या कहता है कि सीरो सर्वे विद इंडिजीनियस किट के साथ हम एक सर्वे करेंगे, ठीक है, सीरो सर्वे, जिसके तहत हम पता करेंगे कि पॉपुलेशन यूजिंग IgG एलिसा टेस्ट, ठीक है, IgG एलिसा टेस्ट के साथ हम सर्वे करेंगे और पता करेंगे कि कितना कौन एक्सपोजर में आया है या कौन नहीं आया है, ठीक है। तो साइंटिस्ट एट दी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में बेस्ड है, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया है IgG एलिसा टेस्ट, ठीक है, फॉर एंटीबॉडी टेस्टिंग। ये एक एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है जिससे हम SARS-CoV-2 वायरस का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए USA में हम देख रहे हैं कि एक इशू और आया है कि जहाँ पर एक ब्लैक अफ्रीकन जो अमेरिकन थे, ठीक है, जो ब्लैक थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है पुलिस कस्टडी में। तो उसको लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिला है, क्योंकि हम सब जानते हैं अमेरिका में ब्लैक्स को थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो अभी वहाँ पर ये एक इशू चल रहा है, जो कौन सी स्टेट में हुआ है, मिनीसोटा एक USA की स्टेट है, तो वहाँ पर ये इशू हुआ है। अभी ट्रंप ने कहा है कि वो WHO के साथ टाइज ख़त्म कर देंगे। उन्होंने अभी WHO के साथ फंडिंग तो ख़त्म की थी, अभी टाइज भी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लैटिन अमेरिका वगैरह में काफ़ी सिचुएशन ख़राब चल रही है। जैसे कि ब्राज़ील की बात करें, वहाँ पे भी काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं, और WHO से USA तो नाखुश रहा ही है। अब देखिए हांगकांग जो है, उन्होंने ऑफिशियल को प्रोटेस्ट किया है, यूएस मूव किया है, क्यों USA हांगकांग के साथ टाइज ख़त्म कर देगा, क्योंकि अगर चाइना क्लेम करता है कि हांगकांग उसका पार्ट है, तो हांगकांग अगर टाइज ख़त्म कर देगा तो हांगकांग के लिए काफ़ी दिक्कत की बात होगी, क्योंकि हांगकांग एक फाइनेंशियल हब है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन ख़त्म कर देगा, सैंक्शन लगा देगा कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे, तो ये फाइनेंशियल हब से तो बंद ही हो जाएगा। और ये जो अब्दुल्ला हैं, अभी आप कह सकते हो अफ़गानिस्तान में, वो तालिबान के साथ बात करने के लिए तैयार हैं कि किस तरीके से वहाँ पे पीस को लेके चलना है। और यहाँ पर देखिए जो अभी हमने देखा था, जो ट्विटर ने और डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के ऊपर पाबंदी लगाई थी, मतलब कि उसको आप कह सकते हो हिडन कर दिया था, कि रेस्ट्रिक्शन के साथ ही उसको देखा जा सकता है उस ट्वीट को, क्योंकि उस ट्वीट से काफ़ी हिंसा भड़क सकती थी। तो एक तरफ ट्विटर ने तो ऐसा स्टेप लिया, लेकिन FB ने ऐसा स्टेप नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उस बारे में बात की जा रही है। ये साइंस वाला पेज ये तो हमने देख लिया है। अब यहाँ देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा है, इनको नॉमिनेट किया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल सकता है, और जो ईशांत शर्मा है, शिखर धवन है, दीप्ति शर्मा है, इनको मिलेगा अर्जुना अवार्ड, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही था। और यहाँ देखिए ये एक बात बताई गई है कि पोस्टपोन इलेक्टिव सर्जरी, कि जितनी भी सर्जरी हैं उनको पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित है और वो अपना कुछ और ऑपरेशन या कुछ कराता है, तो चांसेस ज़्यादा है कि उसकी डेथ हो सकती है। क्योंकि अभी हम जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, उसमें यही बात पता चल रही है कि ऑपरेशन की या फिर कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो भी पेशेंट है, उनकी डेथ देखने को मिल रही है ज़्यादा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने डिस्कस किया है आज का हिंदू। तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में। चलिए, शुक्रिया।